हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेके आए हैं डिटर्मिनेंट्स की ही एक और एप्लीकेशंस। सो हम इन डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। सो सपोज मेरे पास, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 3 लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है। सपोज मेरे पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू k1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू k2 है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू k3 है। तो ये आपकी 3 लीनियर इक्वेशंस है। सो इन 3 लीनियर इक्वेशंस को आपको पता है कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं कि बाकी टर्म्स में से एक्स वाई जो है निकाल दिया एंड सो ऑन, इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। सॉरी, ये दोनों तरफ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे z है। सो दीज आर 3 इक्वेशंस और जो वेरिएबल हमने फाइंड आउट करने हैं वो भी क्या है, 3, एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर है। सो आपकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आप निकाल रहे हो, जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड वैल्यूज़ विच सेटिस्फाई ऑल द 3 इक्वेशंस, इनको इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। ऑल द 3 इक्वेशंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। क्लियर है। सो ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक्स वाई जेड का एक ही आंसर हो जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। हो सकता है मेरे पास एक्स वाई जेड की मल्टीपल वैल्यूज़ बन रही हों जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। ठीक है। हो सकता है कि मेरे एक्स वाई जेड की कोई भी एक वैल्यू ऐसी ना हो जो तीनों को क्या करी है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है। सो इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का। ठीक है। अगर मेरे पास इफ़ दीज इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो। ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट इफ़ these equations don't have any solution means no solution, means ऐसा कोई combination of x y z नहीं है जिसके लिए ये equations क्या हो रही हैं, satisfy हो रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं, inconsistent solution। सो ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है जी, क्लियर है जी। एक और पॉइंट है, ये तो हमने कर लिया कंसिस्टेंट क्या होती है और इनकंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट क्या है, सॉल्यूशन है, चाहे एक है या एक से ज़्यादा है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है इट मीन्स ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब एक है जो आप ये इक्वेशंस ले रहे हो, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है होमोजीनियस इक्वेशंस और एक होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अब इनका क्या डिफरेंस है। होमोजीनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं जहाँ पे जो आपके कांस्टेंट हो। होमोजीनियस इक्वेशंस जहाँ पे ये जो आपके कांस्टेंट है ये क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। दैट इज़ कि जो आपकी इक्वेशंस हैं कुछ इस तरह से बनी हैं, दे आर इन्वॉल्व इन एक्स वाई जेड ओनली। ठीक है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, जहाँ पे आपके एक्स वाई ये जो आपके कांस्टेंट बन रहे हैं ये क्या बनते हैं, एटलीस्ट वन क्या बने, नॉन ज़ीरो। ठीक है। इधर या तो सारी नॉन ज़ीरो हो या एक नॉन ज़ीरो हो या दो नॉन ज़ीरो हो या 3 नॉन ज़ीरो हो। ठीक है जी, क्लियर है। सो जहाँ पे ये ज़ीरो बन रहे हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस या होमोजीनियस सिस्टम। दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे केस क्या हो, ज़ीरो हो रहे हैं, ऑल केस आर ज़ीरो। ठीक है, क्लियर। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या है, जहाँ पे केस क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अभी पहले हम ले रहे हैं फॉर टू वेरिएबल्स। हाँ जी, अब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का यूजिंग क्रैमर रूल्स। और किसके लिए काम कर रहे हैं, टू वेरिएबल के लिए। सो यहाँ पे इक्वेशंस आपकी हैं ये दो वेरिएबल्स, क्योंकि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो कांस्टेंट नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं।
अगर 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं तो डिटर्मिनेंट कितने होंगे? 3। जो पहला डिटर्मिनेंट होगा उसमें कोफिशिएंट होंगे कॉलम वाइज एक्स और वाई के। कॉलम 1 और कॉलम 2 में यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे एक्स के, यहाँ कोफिशिएंट होंगे वाई के। सो ये आपका क्या बना? पहला डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, आगे है आपने अगला डिटर्मिनेंट एक्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है, सो अगर अगला डिटर्मिनेंट एक्स के लिए बनाना है सो पहले लेंगे कांस्टेंट के कोफिशिएंट, आगे लेंगे एक्स के लिए अगर d1 यूज़ करना चाहती हूँ x1 कैलकुलेट करने के लिए बच्चे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट किसके होंगे? y के। ठीक है, ये आपने क्या रखना है ध्यान में। सो आपका क्या बनेगा? पहले आएंगे कांस्टेंट के कोफिशिएंट c1 c2, आगे आएंगे y के कोफिशिएंट, कॉलम वाइज लेने हैं b1 b2। ठीक है जी, क्लियर है? अब अगला क्या निकालना है? d2। d2 क्या है? ये वो डिटर्मिनेंट है जो हमने यूज़ करना है क्या निकालने के लिए? वाइज के लिए। सो अगर वाइज के लिए यूज़ करना है तो अब उल्टा करेंगे, कांस्टेंट आएंगे सेकंड कॉलम में और y निकालना है तो यहाँ कोफिशिएंट आने चाहिए x के। ये रूल है, कोफिशिएंट होंगे x के कोफिशिएंट क्या है? a1 माइनस a2। यहाँ कई लोग इसको माइनस ऑफ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी, क्लियर है? सो इनको यूज़ करके हमने क्या निकालना है? x और y की वैल्यू। तो x का क्या फार्मूला है? x विल बी, x निकालने के लिए हम d1 एंड d दोनों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, x एंड y दोनों के लिए। सो x बनेगा d1 ओवर d, दैट इज़ ओवर, अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो हम ये फॉर्मूला करते होते हैं एक्स वाई की लीनियर इक्वेशंस निकालने के लिए। आपने किया होगा ये a1 a2 b1 b2 करके कुछ। ठीक है जी, क्लियर है? सो यही फार्मूला आपका यहाँ से क्या होगा? जनरेट टू फाइंड x एंड y। ठीक है, ये फार्मूला आपने 10th में किया, आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करोगे तो वही फार्मूला बनेगा। अब y आपका किसके इक्वल बनेगा? जो डिटर्मिनेंट y2 निकालने के लिए और जो कॉमन है दोनों में यूज़ होगा d। ठीक है, सो यहाँ से आपके क्या निकलेंगे? x1 एंड y2। ठीक है, सॉरी y। सो ये आपका क्या है? क्रैमर्स रूल। क्लियर है? ये आपने क्या रखना है? याद रखना है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे d डिवाइज़र है सो d क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो होगा तो x और y का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये क्या होगा? ज़ीरो होगा तो इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? सो ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, आप इस फॉर्मूलाज को जो ये d1 d2 कहाँ क्या यूज़ करना है, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि पहला जो आपका d बनेगा वो किससे बनेगा? x और y के कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, अगला जो d1 बनेगा उसमें पहला कॉलम चेंज कर देना है और क्या लिख देना है? c's लिख देने हैं। ठीक है जी, क्लियर है? d2 क्या बनेगा? d1 में ही सेकंड कॉलम को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? d में क्या था? a1 b1 a2 b2। जब d1 बनाना है तो फर्स्ट कॉलम 1 बनाना है ना, तो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके कांस्टेंट लिख दिए। ठीक है, जब d2 बनाना है तो सेकंड कॉलम को चेंज करके क्या लिख दिए? कांस्टेंट। इससे आपको ये ज़्यादा याद रहेगा। फर्स्ट कॉलम x के लिए, सेकंड कॉलम y के लिए यूज़ करेंगे और ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हाँ जी, इसके साथ की एग्जांपल देखते हैं एक। हाँ जी, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सो पहला डिटर्मिनेंट जो d बनेगा उसमें क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, y कॉलम वाइज। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y क्या है? ये 2 एंड 3। y के कोफिशिएंट क्या है? -1 एंड 5। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो ये क्या बन रहा है? 13। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी, अब हमने क्या निकालना? d1। यहाँ 1 है तो कॉलम 1 को यहाँ से चेंज कर देना है, बाकी d जैसा ही लिख दिया। सो कॉलम 1 में क्या लिख देने हैं? कांस्टेंट 17 एंड 6। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या बन रहा है? 91। ठीक है,
अब क्या लिखेंगे D2, 2 मीन्स D का फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा और सेकंड कॉलम चेंज कर देंगे। सेकंड कॉलम की जगह पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, 17 एंड 6, तो ये बना 12 माइनस 51 आई थिंक सो इट इज़ माइनस 39। ठीक है जी, क्लियर है, ये आ गया। सो x का क्या फार्मूला है, D1 ओवर D और y का फार्मूला क्या है, D2 ओवर D। ठीक है जी। सो D1 आपका क्या है, 19/13, ये बनेगा आपका 7 और ये आपका क्या आंसर है, माइनस 39 ओवर 13, सो दैट इज़ -3। सो आपका एक सोल्यूशन बना x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस सम को सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो पहले आपका d आएगा। d में क्या होंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, कॉलम वाइज लिखेंगे तो 1 एंड 2। सो d को सॉल्व करें तो d बच्चे क्या बन रहा है, 0। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर आप D1 निकालो तो D1 में फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कांस्टेंट। यहाँ से बना 6 माइनस 5 1। D2 निकालो तो सेकंड कॉलम चेंज करेंगे D के अंदर, बाकी एज इट इज़ रहने देंगे, तो यहाँ से भी क्या बना आपका -2। अब आप देखो कि D1 और D2 आपके क्या है, नॉन ज़ीरो, पर जो डिवाइज़र जिससे आपने डिवाइड करना था वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, अगर आपके बाकी के डीज नॉन ज़ीरो हों, ठीक है, और डी आपका क्या बने, 0, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, तो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, क्लियर है। ध्यान क्या रखना है, इफ़ डी इज इक्वल टू 0 एंड डी आइज आर नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। सो हाँ जी, नेक्स्ट हम सम कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो पहले डी निकालेंगे, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। डी में क्या आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई कॉलम वाइज, तो यहाँ से आंसर देखें डी क्या बन रहा है, 0। D1 निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम D का चेंज कर देंगे। अब यहाँ से भी आप देखिए आंसर क्या बन रहा है, 0। D2 में क्या करेंगे, सेकंड कॉलम चेंज कर देंगे D का, तो यहाँ पे भी आंसर क्या बन रहे हैं, 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ जितने भी डिटर्मिनेंट हैं सारे क्या बन रहे हैं, 0। जब आपके सारे डिटर्मिनेंट 0 बन रहे हैं तो इट हैज़ मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ध्यान में रखना है, अगर D 0 हो और DI नॉन ज़ीरो हो तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर सारे D's जो हैं, ऑल D's जो हैं 0 हो जाएं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। और अगर D नॉन ज़ीरो है तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो तीनों केसेस हमने किए कि किस केस में आंसर यूनिक बनता है, किस में आपका इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन बनता है, और किस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। आप सिंपल भी करके देखिए इस सम को। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस जो है ना, ये एक तरह की ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन निकालो ना, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, यही बन रहा है। सो आप x और y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, हर x और हर y के लिए ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशंस क्या है, सिमिलर इक्वेशंस है, क्योंकि इनकी दोनों सेम इक्वेशंस हैं। सो हर x y के लिए ये सेटिस्फाई होंगी, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, हाँ जी, अब करते हैं यही क्रैमर्स रूल फॉर 3 वेरिएबल्स। इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो D हमारा क्या बनेगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आएंगे कॉलम वाइज, तो D आपका 0 बन रहा है। D1 देखते हैं क्या होगा, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा D का, तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। सो इट इज़ 3 and 15, 30 minus 30, so it is 0.
D2 निकालते हैं। D2 में D का फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम में कांस्टेंट आ जाएंगे, सो इट विल बी 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कि आपका D भी 0 है, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है। अब ध्यान देखिए, इफ़ ऑल डिटर्मिनेंट्स आर 0, then the system may be consistent and may not be consistent। इस तब हम कुछ बता नहीं सकते, may और may not be consistent, ठीक है। बट अगर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अगर कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट होगा, इफ कंसिस्टेंट, देन इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर आप हो इसमें से 5 कॉमन निकाल लो तो दोनों इक्वेशंस क्या बन रही हैं, सेम, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में से 5 कॉमन निकाल के काट दो तो दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। सो क्योंकि इक्वेशन है ही सेम, एक्स वाई जो मर्जी पुट करो तो दोनों इक्वेशन हमेशा क्या होंगी, सेटिस्फाई। सो अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट। और क्योंकि ऑल डिटर्मिनेंट्स मेरे क्या निकल रहे हैं, 0 आ रहे हैं, सो सिस्टम कंसिस्टेंट है और डिटर्मिनेंट 0 है, तो सो इट हैज़ मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, जो इस केस में बन रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। सो हमने 2 वेरिएबल के साथ तीनों कंडीशंस कवर की है कि आपकी जो सिस्टम है वो कब कब कंसिस्टेंट आता है। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 0 है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन, ये आपने याद रखना है। इफ D इज इक्वल टू 0 एंड एनी DI इज नॉट इक्वल टू 0, कोई एक DI भी क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सारे डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो मिलने ज़रूरी नहीं है, पर कोई एक भी डिटर्मिनेंट क्या मिल जाए, नॉन ज़ीरो, तो सिस्टम क्या है, डेफिनेटली क्या है, इनकंसिस्टेंट। बट इफ ऑल DIs आर 0, then system may or may not be consistent। in this case अगर सिस्टम, क्योंकि कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, पर अगर इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट है और डिटर्मिनेंट सारे क्या मिल रहे हैं, 0, देन इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। सो ये आपने सारे पॉइंट्स क्या रखने हैं, याद रखने हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है जी। अब इसके साथ के 3 वेरिएबल के साथ क्रैमर रूल्स की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल को हमने क्रैमर्स रूल से करना है, ठीक है। अब मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो हमारे डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे, 4, ठीक है। सो पहला जो डिटर्मिनेंट D बनेगा उसमें क्या आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। कैसे आएंगे, कॉलम वाइज, ठीक है। सो पहले कोफिशिएंट होंगे x के कॉलम वाइज, देखिए मैंने x के कोफिशिएंट लिख दिए। अगले कोफिशिएंट किसके होंगे, y के। अगले कोफिशिएंट किसके होंगे, z के, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आप निकाल के देखिए इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप चाहो तो इसमें से ज़ीरोस भी बना सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट आपका बन रहा है 55, ठीक है। अब ये नॉन ज़ीरो है, सो अगर ये नॉन ज़ीरो है और कोई एक D हमें क्या मिल जाए, नॉन ज़ीरो, ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है जी, क्लियर है। सॉरी, D आपका क्या है, नॉन ज़ीरो, तो सिस्टम के क्या हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या निकालना है, D1। जब D1 निकालना है तो कॉलम 1 को चेंज करना है, बाकी सारा क्या रहेगा, D जैसा,
ठीक है। कॉलम 1 में क्या आएंगे, कांस्टेंट के कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट है तो ये मैंने लिख दिए, ये D1 बन गया। सिमिलरली आपका क्या बनेगा, D2 में कॉलम 2 को चेंज करेंगे, D के बाकी कॉलम एज इट इज़ यहाँ से हमने उठा लेने हैं। D2 के सेकंड कॉलम में क्या डाल देना है, कांस्टेंट। इसी तरह से अब क्या करेंगे, D3 करेंगे, D3 का थर्ड कॉलम चेंज करेंगे, D के बाकी कॉलम एज इट इज़ यहाँ उतार देंगे, थर्ड कॉलम में क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट। ठीक है। सो अब x किसके इक्वल होगा, D1 ओवर D, y किसके इक्वल होगा, D2 ओवर D, एंड z किसके इक्वल होगा, D3 ओवर D। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब पहले निकालते हैं बाकी के डिटर्मिनेंट और फिर इसको सॉल्व करते हैं। D1 D2 D3 हमारे ये निकले हैं। सो मैंने यहाँ इसलिए सॉल्व नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। सो वी सॉल्व इट। सो यहाँ से आपका x बनेगा 55 ओवर 50 इज इक्वल टू 1, माइनस 55 ओवर 55 इज इक्वल टू -1, और इट इज़ -55 ओवर 55 इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1। अगर इसको आप इक्वेशंस में पुट करोगे तो आपकी जो इक्वेशंस हैं क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। आप पुट करके देख लीजिए। ठीक है जी, क्लियर है। सो जैसे मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये बना 1 + 2 इंटू -1 -6 इंटू माइनस दिस, सो ये बना आपका 7। ठीक है। इसी तरह आप फर्स्ट इक्वेशन में या दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, इस सम में भी हम क्रैमर्स रूल यूज़ कर रहे हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। सो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो बच्चे तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या बनेंगे, कोफिशिएंट आएंगे x, y एंड z के, कैसे, कॉलम वाइज। ये आपने याद रखना है, कॉलम वाइज लिखने हैं हमने। ठीक है, यहाँ इस तरह से रोज में से पिक करके यहाँ पे लिख दिए। अब D1 में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, बाकी कॉलम ऐसे ही आएंगे ऊपर से। D2 में क्या होगा, सेकंड कॉलम चेंज होगा, बाकी कॉलम एज इट इज़ मैंने ऊपर से ही उठा लेने। D3 में क्या होगा, थर्ड कॉलम चेंज होगा, बाकी कॉलम मैंने ऊपर से सीधे उठा लिए। सो चेंज होके बनेंगे किसके इक्वल, 4, 11 एंड 12 के इक्वल। ठीक है। अब x किसके इक्वल होना चाहिए, D1/D, y होना चाहिए D2 ओवर D, और z होना चाहिए D3 ओवर D। ठीक है। अब इनके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आप इनके डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए तो ये सारे डिटर्मिनेंट क्या बन रहे हैं, 0। ठीक है। तो हमें पता है इफ़ all determinants are 0, all these are 0, that implies system may or may not be consistent। पिछली एग्जाम्पल में जब हमने देखा था सो 2 रोज़ ऑलमोस्ट क्या बन रही थी, 2 रोज़ क्या बन रही थी, बिल्कुल सेम ही बन रही थी अगर कॉमन निकाल देते, इसलिए सिस्टम क्या बना, कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम थी। सो XY की कोई भी वैल्यू पुट करो सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है। यहाँ पे हमें क्योंकि ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो आई कांट से कि जो आपकी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट बनेगी कि नहीं। यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व करके। अगर मैं x कॉमन निकालूँ, 3 कॉमन निकालूँ तो ये भी क्या बन रहा है, एक्चुअली ये वाले की इक्वल बन रहा है। ठीक है। सो इन दोनों को तो सारी सेटिस्फाई करेंगी, पर इसको सेटिस्फाई करें ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ हम नहीं बता सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना यहाँ पे ज़रूरी है वो क्या है, सपोज़ अगर मैं कोई इक्वेशन इस तरह से ले रही हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रही है, लाइन। ठीक है। ये भी क्या रिप्रेजेंट हो रही है, लाइन। ठीक है। अगर सिस्टम क्या है, 2 लाइंस को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और इनमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स एक पॉइंट कोई x1 y1 है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो लाइंस क्या बन गई, इंटरसेक्टिंग। ठीक है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइंस क्या करी हैं, कट करी हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अगर ऐसा हो तो ठीक, पर अगर दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल होंगी तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस पे भी लाई करे और इस पे भी लाई करे। उस केस में
कोई भी पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर लाइन के ऊपर लाइन है, ठीक है, सो दो लाइनें मैंने दी L1 L2, ओवर क्या है, ओवर राइडिंग काइंड ऑफ लाइंस हैं। ठीक है, जैसे ये और ये है, ठीक है, ये लाइंस है। ठीक है, सो ये लाइंस क्या है, ओवर राइडिंग लाइंस हैं। सो इस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक, अब जैसे ये है, देखिए यहाँ पे अगर आप इन दोनों की स्लोप देखो तो दोनों की स्लोप क्या बन रही है, -2/3। इसका मतलब दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो डेफिनेटली ये क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये आपको केस समझ आया किसमें, 2 वेरिएबल्स के लिए। अगर मैं लूँ 3 वेरिएबल्स की बात, अगर आई होप कि आपने 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है +1 में, सो अगर मैं 3 वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, सो मेरा लाइन नहीं बनेगी, क्या बनेगा, कोई प्लेन बनेगा। ठीक है, अगर 2 प्लेन पैरेलल हैं, पैरेलल नज़र आ रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, एक के ऊपर एक है। ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, एक प्लेन के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, दूसरा प्लेन। ठीक है, अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो क्या होंगी, सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एक ये प्लेन है, इसके ऊपर थोड़ी ऊंचाई के ऊपर, हाइट के ऊपर मैंने एक और प्लेन बनाया, एक और प्लेन बनाया। सो ये 3 प्लेन क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर प्लेन्स आपके क्या नज़र आ रहे हैं, पैरेलल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो अगर इस तरह से सपोज 3 इक्वेशंस पूछूं, ठीक है, आई डोंट नो ये पैरेलल है कि नहीं, पर मैं वैसे रैंडमली ले रही हूँ, ऐसे ही एक और इक्वेशन। सो अगर 3 प्लेन्स पैरेलल हैं तो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। अगर तीनों प्लेन्स कंसाइड कर जाएं, सॉरी कॉन्साइड कर जाएं, ठीक है, एक के ऊपर एक प्लेन है, क्लियर है, तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और अगर तीनों प्लेन किसी लाइन के ऊपर कट कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन्स किसी पॉइंट के ऊपर आपस में क्या कट कर रहे हैं, सो वो जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो आपको ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्रैमर रूल्स लगा के इसको सॉल्व करके देखते हैं। डी आपका क्या बना, कोफिशिएंट ऑफ x कॉलम वाइज, कोफिशिएंट ऑफ y कॉलम वाइज, कोफिशिएंट ऑफ z कॉलम वाइज। D1 क्या बनेगा आपका, फर्स्ट कॉलम चेंज कर देंगे, कांस्टेंट बना देंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। D2 क्या बनेगा, सेकंड कॉलम सिर्फ चेंज करेंगे। D3 क्या बनेगा, थर्ड कॉलम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आप इनके क्या निकालें, डिटर्मिनेंट्स निकालें। ठीक है, D किसके इक्वल बनना चाहिए, D1/D, y बनेगा D1/D, z बना D2/D3 एंड D2/D एंड z बना आपका D3/D। ठीक है, अब इसके डिटर्मिनेंट्स निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट D निकाला तो डिटर्मिनेंट Z आपका 0 आ रहा है। जब मैंने D1 का आंसर निकाला तो 30 बन रहा है। अब अगर तो D1 0 बनता तो मैं D2 और D3 भी निकाल के देखती कि क्या वो दोनों 0 बन रहे हैं या नहीं। अगर दोनों 0 बन जाते तो वो मे बी और मे नॉट बी इनकंसिस्टेंट होती। ठीक है, पर अगर एक नॉन ज़ीरो है, मीन्स अगर D 0 है और यहाँ से D1 क्या है, नॉन ज़ीरो, तो डेफिनेटली सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट होगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, सो सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपकी थी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर लीनियर इक्वेशंस। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेके आएंगे डिटर्मिनेंट के ही अगले टॉपिक और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।